आपको पता है कि जो हुकूमत की डेफिनेशन है वो क्या है? वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो है वो हुकूमत नहीं होता, बल्कि जो उसकी पूरी काबीना होती है उसको मिलाकर हुकूमत कहा जाता है। क्योंकि ये मामला कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके हवाले से फिर वजाहत जारी की कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हुकूमत नहीं होता, बल्कि उसकी जो सारी काबीना होती है उसको मिला के जो फैसले किए जाते हैं तो वो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं। जब बजट की बात आती है, बजट ऑब्वियसली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा फैसला है जिसका आप हम सब पूरे मुल्क की मैशत के ऊपर असर पड़ता है। तो इसलिए उसमें ऑब्वियसली जो वफाकी काबीना है उसकी जो इनपुट है वो होना बहुत ज़रूरी होती है। और आमतौर पर जब बजट पेश होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करने से पहले उसको वफाकी काबीना में लेके जाते हैं, जहां पर उस बजट की मंजूरी दी जाती है। और खबरें ये आ रही हैं, और मेरे लिए कोई हैरान कुन बात नहीं है कि कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई। जो इतना बोझ डाला गया है, 1500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए गए हैं आवाम के ऊपर, और इतना ये अहम इशू है जिसका आवाम पर, इवन के जो वहाँ पर लोग बैठे होंगे उनकी जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर उसका इम्पैक्ट आता है। तो सुना ये है कि इसके ऊपर कोई इतनी सैर हासिल गुफ्तगू नहीं हुई। आप बहुत ही मियाना रवि से कामरान साहब काम ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इतनी डिस्कशन ही वहाँ पे डिस्कशन हुई ही नहीं है, ठीक है। तो एक फिर क्या हुआ, फिर क्या डिस्कशन हुई है? एक प्रपोजल के जो फाटा के ऊपर जो सेल्स टैक्स की छूट खत्म हो रही है, उसके अलावा पूरा बजट मैं पूरे बजट से मेरी मुराद जो टैक्स से रिलेटेड मैटर्स हैं, बाकी जो बजट के नंबर्स हैं, तनख्वाहें, वो तो डिस्कस हुआ। जो टैक्स के मामलात हैं जिसकी वजह से आज पूरी कौम जो है वो एक दर्द महसूस कर रही है, वो काबीना में उसके ऊपर ब्रीफिंग हुई ही नहीं है। Can you imagine that something is unusual? This is quite unusual। इस तरह की एक एग्जांपल आपके पास है, अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है, वो क्या था कि एक समरी काबीना के सामने लाई गई बंद लिफाफे में और काबीना की मंजूरी ले ली गई, और उसके बाद वो फैसला, अगर ऐसा फैसला हुआ कि जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनके आज गले पड़ा हुआ है। यहाँ पे सिचुएशन स्लाइटली डिफरेंट थी। यहाँ पे ये हुआ कि एज यूजुअल आपको पता है कि बजट की जो तकरीर होती है वज़ीर ख़जाना की, उससे थोड़ी देर पहले हर साल एक स्पेशल कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसमें एक ब्रीफिंग दी जाती है। वो ब्रीफिंग दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक हिस्सा वो होता है जिसमें आपके बजट के अदाद शुमार होते हैं, दूसरा जो हिस्सा होता है वो जो प्रेजेंटेशन होती है जो मेजर टैक्स के जो प्रपोजल है उसके ऊपर। इस दफ़ा भी जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, जो ज़राए बता रहे हैं, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी बजट नंबर्स के ऊपर, वो ब्रीफिंग हुई। बट उसमें भी जो ज़्यादा डिस्कशन हुई वो इस चीज़ के ऊपर हुई कि तनख्वाहों में कितना इजाफा किया जा रहा है। क्योंकि जो ओरिजिनल प्रपोजल काबीना में गया था वो ये गया था कि जो ग्रेड आपके 1 से 16 के एम्प्लॉई हैं, छोटे ग्रेड के जो हैं पे स्केल्स के, उनके लिए 25% आप मंजूरी दें तनख्वाह में इजाफे की, जो कि मंजूर हो गई। और दूसरा प्रपोजल ये था कि 17 से 22 के जो आपके ऑफिसर्स की कैटेगरी, उनके लिए 22% का इंक्रीज़ था। जो वहाँ पे फिर जो कैबिनेट में डिस्कशन हुई उसमें जो आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ये फिर 22% को 20% कर दिया गया। बल्कि वो तो इसको कह रहे थे कि जो 25 है उसको 20 कर दो, और जो 20 वाला प्रपोजल है 22 वाला उसको 15 कर दो, और पेंशन जो है वो 10% कर दो। खैर इवेंचुअली जो कैबिनेट का फैसला था वो 20 और 25 का था। 20% आपकी ऑफिसर्स कैटेगरी के लिए और 25% जो आपकी नॉन ऑफिसर्स की कैटेगरी है। ये तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। असल जब ये प्रेजेंटेशन होने लगी इसके हवाले से, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, आपके जो टैक्स के जो प्रपोजल है जिसने पाकिस्तान की पूरी कौम को हिला के रख दिया है, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि जो ज़राए बता रहे हैं अगेन कि वज़ीर आज़म ने कहा कि आपको ये प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं, आपकी ये मैंने मंजूर कर दिया। वो एक स्लाइड उन्होंने कहा जी ठीक है मंजूर। चूँकि ये एक सेंसिटिव स्टोरी थी, कैबिनेट का मामला था, इनकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड चीज़ थी, तो खबर करने से पहले हमने रब्ता किया इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर से, उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस खबर को छपे हुए भी 2-3 दिन हो गए हैं। फिर जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जो कस्टोडियन होते हैं सारी कैबिनेट की इन चीज़ों के, उनसे भी मैंने रब्ता किया, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। ऑल्दो इसका जो वो टैक्स प्रपोजल्स लिए गए हैं वो उनकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा ब्रीफिंग ना होने का, क्योंकि जो एक समरी फ़र्क तो वैसे भी देखें, आपको पता है कि हमारे यहाँ लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, उस तरह का तो जमहूरी निज़ाम है नहीं कि अगर फ़र्ज़ करें कि किसी में इतनी कहाँ जुर्रत है कि जो काबीना के अराकीन हैं, अगर कोई हुकूमत का प्रपोजल उन्हें पसंद नहीं आता तो वो उसको शॉट डाउन करने की कोशिश करेंगे, उस पर कोई एतराज़ करेंगे, मे बी पोलाइट अंदाज में अपने रिजर्वेशन ज़रूर शो करें, बट इतनी हिम्मत तो उनमें नहीं है कि वो उसको किसी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश करें। डेमोक्रेटिक क्या मतलब, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? कलेक्टिव विजडम का, जिसका अभी आपने स्टार्ट में गवर्नमेंट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगस्त 2016 का ये फैसला है
गालिबन इसका नाम है मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस, ठीक है। उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट को डिफाइन ऐसे किया गया कि प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, और उसके बाद कवानीन में इतनी ज्यादा तब्दीलियां जहां जहां पे लिखा गया था वफाकी हुकूमत, वो सारी चीजें चेंज हुई हैं ताकि जो एम्पावर्ड जो एक डिसीजन मेकिंग होती है और कलेक्टिव विजडम जो कैबिनेट की होती है वो एक शख्स की नहीं हो सकती। मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर ये प्रेजेंटेशन उनको दे भी दी जाती तो कौन सा वहां पर इतने अराकीन में जरूरत होती कि वो उसकी मुखालफत करते, मतलब लोग बोलते हैं एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है। जैसे अब तनख्वाहों के हवाले से डार साहब के और व्यूज थे, जो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक है उनके और व्यूज थे, कैबिनेट की समरी जो थी मतलब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की उसके अंदर कुछ और था, तो ये चीजें वहां पर डिस्कस में आती है। और जैसे फाटा और पाटा वाला भी हुआ, अब फाटा की जो टैक्स एग्जम्पशन उन्होंने वापस लिया सेल्स टैक्स की, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने जो अब डिस्कशन हो गई, उसके बाद राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी ये चीज डिस्कस करेगी। जरूरी नहीं है कि ये जो एग्जम्पशन इन्होंने अभी बजट में प्रपोज किया वापस लेने की, उनके ऊपर सेल्स टैक्स लगाने की, ये मंजूर भी हो जाए। यही मैं बता रहा, मैं यही पूछने लगा था क्योंकि अब तो ये चीजें पब्लिक हो गई हैं, ये जब तक बजट मंजूर नहीं हो जाता ये तमाम तजावीज है। तो आई एम श्योर कि अब जो काबीना के अराकीन उस वक्त अगर उनको नहीं बताया गया था, उनको बड़े अच्छे तरीके से अब अंदाजा है, जो बैकलैश पब्लिक से आ रहा है, अपने हलकों से जो लोगों से क्रिटिसिज्म मिल रहा होगा। तो डू यू थिंक कि ये, मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला था, एक तो इत्तेहादी तो अपनी जगह पे पीपल्स पार्टी तो कर ही रही है क्रिटिसिज्म, विद इन द रूलिंग पार्टी ये मुश्किलात पेश आ सकती हैं गवर्नमेंट को ये बजट एज इट इज पेश पास करवाने? बिल्कुल। अभी जब हमने ब्रेक में जाने से पहले एक हिंट यही ड्रॉप किया था कि 3-4 बड़ी चीजें ओपन हो रही हैं। अब हतमी तौर पर उस पर रिवर्सल होता है या नहीं होता हम नहीं कह सकते। अभी बात डिस्कशन में एटलीस्ट आ गई, जिसमें जो सैलिड क्लास के ऊपर एक ऐसा बोझ डाला गया जिसको कोई भी डिफेंड नहीं कर पा रहा, हुकूमत भी नहीं कर पा रही है, हुकूमत के इत्तेहादी भी नहीं कर पा रहे, और लोग तो चीख रहे हैं। एक वो चीज अब क्या किस हद तक वापस हो सकता है या नहीं होता हमें नहीं पता कल, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि वजीर खजाना ने प्राइम मिनिस्टर से इसके ऊपर बात की है। दूसरा जो इशू आ गया एक्सपोर्टर्स वाला, वो रीओपन हो रहा है, उसके ऊपर ये तजवीज़ है कि यकदम इनके ऊपर स्टैंडर्ड रेट ना लेके जाए, अभी जो फिक्स रेट है 1% इसको थोड़ा सा बढ़ा लें। तीसरा फाटा पाटा का मैंने बता दिया, वो तो कमेटी में कैबिनेट में डिस्कशन हो गई थी, राना सनाउल्लाह की कमेटी बन गई है। और चौथा जो दूध वाला मामला है वो भी रीओपन हो रहा है। तो ये सारी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग हो जाती है और प्राइम मिनिस्टर को भी पता चला, ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर को पता था, उन्होंने पहले ब्रीफिंग्स ली हुई थी, कैबिनेट मीटिंग से पहले भी पीएम ने ब्रीफिंग्स ली थी। तो एक बेहतर तरीके से एक डिसीजन हो सकता है वहाँ पे डार साहब जो खुद एक एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर हैं, 4 दफा वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन आ जाती है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर ले, वो सारी चीजों को बाईपास किया गया। एक और जो चीज कैबिनेट में डिस्कस हुई, मैं वही कहने लगा था, ये $5,000 वाली ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ब्रेक पे जाने से ये देखे ना, वो मीटिंग हो रही है बजट के ऊपर, वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि ये कुछ जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो $5,000 एक इजलास जो है गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज का, जो आपकी स्टेट ओन एंटरप्राइज है, उसके अटेंड करने की इजलास की फीस $5,000 ले रहे हैं। सोचा होगा कि मैं भी कुछ मीटिंग्स अटेंड कर लूं, मतलब अच्छी मिला है मतलब ये मतलब अगर $5,000 मिल रहा है, $5,000 14 लाख रुपया, 14 लाख रुपया एक मीटिंग अटेंड करने, ठंडे एसी वाले माहौल में खाना खाना भी है। ऐसा नहीं कि हर एसओ ये इतनी फी पे कर, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की मीटिंग में। अच्छा, जो जराए बता रहे थे कैबिनेट मीटिंग में, इसमें बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई कि जनाब ये तो बड़ी हो रहा, और ये बात भी ठीक है, इतनी जो हैवी आप पेमेंट्स कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स को उसमें, और ये वो स्टेट ओन कंपनीज करती हैं, स्टेट ओन कंपनीज करती हैं, लेकिन खजाने से ही जा रहा है ना पैसा। डेफिनेटली पाकिस्तान को उसमें शेयर होल्डिंग है ना। इसमें जो बेसिकली 3-4 बड़े जो कंपनीज हैं बता देता हूँ। पार्को जो है, पाक अरब रिफाइनरी कंपनी जो है, पार्को की जो फी है वो $5,000 है, ठीक है। इसी तरीके से जो बोर्ड की मीटिंग होती है, उसके हर मेंबर अगर 10 मीटिंग है तो साल की, तो 10 की हर बोर्ड की एक $5,000 फी है। इसी तरीके से जो पीटीसीएल है, पीटीसीएल 26% है, वो आपको पता है यूएई के पास है शेयर, और बाकी 74% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके पास है। पीटीसीएल की फीस है $3,500 पर बोर्ड, और कुछ ऐसे है दायरे जिनकी 2 लाख है या 6 लाख। तो इसमें प्रपोजल लेते हैं कि ये जो ब्रोकरेट्स हैं 10 लाख ही रख लें, बाकी ये सरेंडर कर दें। इसी किस्म का फैसला नाज़रीन एक किया गया था जब सागडर वजीर खजाना थे, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि 6 लाख रुपए तक ब्रोकरेट सालाना रख सकते हैं, 6 लाख रुपए अपनी तनख्वाह के ओवर एंड अबव, और बाकी उनको सरेंडर करना पड़ेगा। वो फैसला इंप्लीमेंट नहीं हुआ और होगा ये वाला भी नहीं, ये बात डिस्कशन तक ही रही। लेकिन इस चीज को यहाँ पे हाईलाइट करने का मकसद है काबीना का इजलास, उसका जो इम्पैक्ट आता है वो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर, और पाकिस्तान के ऊपर आता है, और पाकिस्तान के ऊपर डेफिनेटली आता है, आवाम के ऊपर भी आता है। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने इनको इक्तिसादी राब्ता कमेटी की जो चेयरमैनशिप थी उससे हटा दिया था, और खुद वो चेयरमैन बन गए थे। फिर हमने खबर की और लोगों ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया कि ये फिर वज़ीर ख़ज़ाना घर भेज दें, अगर आपको उनके ऊपर इतना भी इत्मीनान नहीं है कि ECC को वो चेयर कर सकते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला अपना रिवर्स किया
और रिवर्स करने के बाद उन्होंने मोहम्मद औरंगजेब साहब को ईसीसी का चेयरमैन बना दिया। लेकिन एक और अहम जो उस वक्त कैबिनेट की कमेटी थी, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, उसकी जो चेयरमैनशिप है वो डार साहब को दे दी गई। और अगेन ये हमेशा से रही है उनके पास, वजीर ख़जाना के पास, सवाए केयर टेकर टाइम पे, जहाँ पे फवाद हसन फवाद को कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन का चेयरमैन बनाया गया था। अब ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, इस पर अगेन फिर झगड़ा पड़ गया, इसकी सरबराही कौन करेगा। असूली तौर पर और ट्रेडिशनली भी इसकी सरबराही हमेशा वजीर ख़जाना के पास रहती है। और जो एक्निक करती क्या है, एक्निक का जो मैंडेट है कि जो तरक्याती मंसूबे होते हैं वफाकी हुकूमत के और सूबाई हुकूमतों के, सूबाई हुकूमतों के वो मंसूबे जिसमें कोई फॉरेन लैंडिंग इन्वॉल्व है, कोई गैर मुल्की कर्जा लिया हुआ या उसकी एक खास लिमिट से ज़्यादा है, तो वो आते हैं एक्निक के पास अप्रूवल के लिए। और वफाकी हुकूमत के वो प्रोजेक्ट्स जिसकी वैल्यू 10 अरब रुपए से ज़्यादा है वो एक्निक के पास आते हैं, या गालबन पहले 7.5 अरब थी उसकी लिमिट। तो जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मेन लाइन वाइन आपका ML1 प्रोजेक्ट है सीपैक का, या कराकोरम हाईवे वाला है, या आपकी उनकी मोटरवेज ये थी हैदराबाद आपकी सखर मुल्तान वाली मोटरवे, इस तरह के जो मंसूबे हैं ये एक्ने के पास मंजूरी के लिए आते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर का उसका चेयरमैन इसलिए बनाया जाता है उसकी ओवरऑल उसको सारी चीज़ों को वो देखता है। अब इस पे अगेन जो जराए बता रहे हैं कि जो क्लेम था वो इसहाक डार साहब का था, उनको बनाने की बात हो रही थी। अब उसके ऊपर गालबन वज़ीर ख़जाना को इतराज़ हो गया जी कि एक और कमेटी आप उनको दे रहे हैं। तो फिर एक जो कॉम्प्रोमाइज फैसला हुआ उसमें एक्निक की जो चेयरमैनशिप है वो वज़ीर आज़म साहब ने अपने पास रख लिया। अब यहाँ पे कैच है, आयरनी भी है। एक्निक इटसेल्फ जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की। अब ये इक्तिसादी जो काउंसिल आपकी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, ये इसकी जो सरबराही कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की सरबराही करते हैं, जिसमें चारों सूबाई वुज़रा आला उसके मेंबर्स होते हैं। और अपनी ही उस काउंसिल की जो सब कमेटी है उसकी सरबराही भी वज़ीर आज़म खुद करेंगे। और ये हालत हो गई है अब नून लीग की। मुझे तो असल में ये ऑब्वियसली आप ये कह रहे हैं कि एक कॉम्प्रोमाइज़ किया है खुद प्राइम मिनिस्टर ने ज़रा के झगड़े को ख़त्म करने के लिए। मेरा ख्याल है कि शायद अगर फाइनेंस मिनिस्टर को वो देते ये कमेटी की सरबराही, प्रॉब्लम ये था कि इसहाक डार साहब आपको पता है कि अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अब वो क्योंकि इस एक्निक के मेंबर भी हैं तो वो ये कहते होंगे कि मैं तो सीनियर हूँ उनसे एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर की सरबराही को या उसकी चेयरमैनशिप को मैं क्यों कबूल करूँ। तो या तो आप बेहतर है कि आप इसहाक डार साहब को बनाए नहीं। सवाल ये है, आपका सवाल ये होना चाहिए था कि क्या माजी में कभी वजीर खारजा एक्निक के मेंबर रहे? बिल्कुल नहीं रहे ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या मजबूरी है कि आप उनको अब गवर्नमेंट को विद इन द PMLN की, नॉट गवर्नमेंट, विद इन द PMLN जो है वो तमाम जो PMLN है ना वो वजीर खजाना के पीछे नहीं खड़ी हुई। ठीक लग ऐसे रहा है, जो फैसलों से लग रहा है ना आपको, हम खुद कोई ऐसी ये मुझे वही सूरत हाल लग रही है। एक सेगमेंट PMLN PTI के टाइम पे जब हफीज शेख साहब टेक्नोक्रेट थे ना, तो आपको याद होगा कि जब आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट सिचुएशन थी तो वो मुखालफत होना शुरू हो गई थी कि ये आप टेक्नोक्रेट है, अगर अपनी जमात से बंदा होता तो शायद चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता। मुझे लगता है कि ये वही यहाँ पे एपिसोड रिपीट हो रही है कि शायद उनको ये लगता है कि अगर इसहाक डार साहब होते या PMLN का कोर अपना बंदा होता तो मे बी वो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता। यही वजह, मेरी कल एक सीनियर PMLN के शख्सियत से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हमने इसलिए बनाया है प्राइम मिनिस्टर को चेयरमैन कि मोहम्मद औरंगजेब साहब का तजर्बा नहीं है इन मामलात में, पब्लिक सेक्टर की जो मैनेजमेंट है, तो इसलिए उनको बनाया गया। तो मैंने कहा प्लानिंग मिनिस्टर को बना देते। कहते जी प्लानिंग मिनिस्टर को इसलिए नहीं बनाया जा सकता, उनका कॉन्फ्लिक्ट है। मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट कैसे? वो कौन सा जो वो CDWP जो सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है उसको चेयर करें। पहले ही होता था कि जो प्लानिंग मिनिस्टर थे वो जो प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन भी होते थे। ठीक है, अब इस दफा चूंकि शहबाज शरीफ साहब का ब्यूरोक्रेसी के साथ ज्यादा प्यार है तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन के जो डेप्यूटी चेयरमैन है उनको बना दिया है मोहम्मद औरंगजेब को, जो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, टेक्नोक्रेट भी है। लेकिन जो प्लानिंग मिनिस्टर है उनको CDWP की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया बाय वर्च्यू ऑफ के वो अब उसके डेप्यूटी चेयरमैन नहीं है प्लानिंग कमीशन के। तो मैंने कहा वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता नहीं है।